गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। और बेसिकली आज मैं कोई नई चीज नहीं लेके आया हूं कि हर बार बोलते हो सर कि नई चीज स्टार्ट करते हो, पुरानी आप कंप्लीट करते नहीं हो। तो मैंने क्या किया है कि अब मेरे पास कोई टाइम नहीं मिलता है, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आपको कुछ ना कुछ रोजाना दिया जाए, और वो ऐसा दिया जाए जिससे कि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। आप एक बार पढ़ के हर बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ, ऐसा ना हो कि बार बार कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। तो मेरे पास नया चीज है, वो है ज्ञान दो। मैं आपको ज्ञान दूंगा और आप ज्ञान लोगे। तो दैट इज #1। 1 से स्टार्ट करेंगे आज से ही। और मैं चाहता हूं कि मैं इसको पूरा 365 डेज तक कंप्लीट करूं। ठीक है, चाहे मैं बीच में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट करूं नहीं करूं, बट वी हैव टू स्टार्ट दिस सीरीज। दिस सीरीज का मतलब यह है कि ये खली बली सीरीज का ही पार्ट 2 है। इसमें हम ज्ञान दो करेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द इरिगेशन, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इरिगेशन आता है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। यहां पे मैं आपको क्या करने वाला हूं, जितने भी आपके ऑल फॉर्मूलाज हैं या फिर जितने भी आपके पास वन लाइनर है, उनको क्विकली, मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट 45 मिनट के अंदर कंप्लीट करके दिखाना है। ओके, लेट्स बी स्टार्ट नाउ। तो पहले हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है इरिगेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन की, कौन कौन से आपके ऐसे मेथड्स होते हैं जिन पे हम इरिगेशन पे काम करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे फ्री फ्लडिंग के बारे में। फ्री फ्लडिंग के बारे में आप सब पढ़ भी चुके हैं पहले कि क्या होता है फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग का मतलब ये होता है कि वाइल्ड फ्लडिंग मतलब क्या है कि एक बार जो पानी है वो कैनाल से आ गया और आपने पानी को सब्सिडरी में लेके चले गए। पानी को आप सब्सिडरी में लेके चले गए, उसके बाद जैसे ही पानी आपके फील्ड में जाएगा उसके बाद इसमें कोई कंट्रोल नहीं है कि आप पानी को रोक लो। ठीक है, इसलिए हम इसको वाइल्ड फ्लडिंग का नाम भी देते हैं, क्योंकि यहां पे कोई भी पानी का कंट्रोल नहीं। इसीलिए पानी की जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है कि पानी आपके रूट जोन में कितना गया, वो काफी कम होती है इन द केस ऑफ वाइल्ड फ्लडिंग, क्योंकि पानी रूट जोन पे नहीं जाएगा लेकिन सरफेस पे पानी बहुत होगा। रूट जोन पे पानी वही जा पाएगा जो आपके पर्कुलेशन पे डिपेंड करेगा कि भाई कितना आपकी सोइल के अंदर पर्कुलेशन परमिबिलिटी है कि पानी रूट जोन तक पहुंच पा रहा है। सेकंड हम बात करेंगे बॉर्डर फ्लडिंग की। जो दिक्कत आपकी वाइल्ड फ्लडिंग में आई है उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं, जिनको हम मुंडेरी बोल देते हैं। इन बॉर्डर को हम लगा देते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेरा डोला नहीं आया। डोले लगा देते हैं जिससे क्या हो कि जो पानी यहां का जो पानी है वो यहां ना जाए, यहां का पानी यहां ना जाए, इन सब को कंट्रोल करते हैं। दैट इज कॉल्ड द बॉर्डर फ्लडिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम ये चेक करते हैं कि कितनी देर में, यदि मैंने क्यों डिस्चार्ज दिया तो कितनी देर में आपका जो पानी है वो पूरे के पूरे फील्ड में जाके गिरेगा। एंड दैट इज अ फॉर्मूला T इक्वल्स टू 2.303 y बाई एफ log 10 बेस q बाई क्यू माइनस के AF पे डिपेंड करता है। ये y क्या है, ये आपकी डेप्थ है। ये आपकी डेप्थ है, कितनी डेप्थ का पानी चाहिए। f कितना है आपके, f यहां पे है फिल्ट्रेशन रेट, या बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, क्यू माइनस, क्यू तो आपको पता है डिस्चार्ज है, इस पे डिपेंड करता है। साथ में टाइम पे डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है कि आपके ग्राउंड का स्लोप क्या है, उस पे भी डिपेंड करेगा। वैसे तो यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्लोप के हिसाब से भी आपका जो पानी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, मैं पूछूं आपसे कि जो मैक्सिमम पानी है सॉरी, जो मैक्सिमम पानी है वो कब आएगा। मैक्सिमम पानी तब आएगा जब आपका टाइम इंफिनिट होगा, दैट इक्वल्स टू 1/0। तो क्या मैं Q माइनस के AF को 0 के बराबर पुट करके ए मैक्सिमम की वैल्यू Q बाई एफ को पुट कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, हाँ जी कर सकता हूं, दैट इज आंसर। तो इसको हम बोलते हैं आपके पास बॉर्डर फ्लडिंग। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेक फ्लडिंग की। चेक फ्लडिंग क्या होती है, चेक फ्लडिंग मतलब ये हुआ, बॉर्डर फ्लडिंग में सिर्फ आपने वर्टिकल बॉर्डर लगाए, चेक फ्लडिंग में हम आपके हॉरिजॉन्टल बॉर्डर भी लगा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो कि हम पूरा पूरा एक कंपार्टमेंट बना दें कि पानी का जो फ्लो है वो आपके पूरे कंपार्टमेंट में जाए और दूसरे में इसका पानी ना जाए। दैट इज कॉल्ड द चेक फ्लडिंग। जो आपके जवार बोते हैं, पैडी बोते हैं, उन सबके लिए सबसे बेस्ट होती है। दूसरा ध्यान रखेंगे, यदि यदि आपकी सोइल की परमिबिलिटी काफी कम है और ज्यादा परमिबिलिटी है, वहां भी चेक फ्लडिंग सबसे बेस्ट तरीका होता है टू इरिगेशन। ठीक है, बात करेंगे बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग आपका चेक फ्लडिंग का ही पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, एक होल बनाते हैं, उस होल के चारों तरफ पानी को बो देते हैं और बीच में आपका ट्री उग जाता है। जैसे आपका ऑर्चार्ड हुए, जितने भी आपके ट्रीज होते हैं जिन पे आपके फ्रूट्स आते हैं, उन सभी के लिए हम आपके बेसिन फ्लडिंग का यूज करते हैं। बात करते हैं फ्यूरो मेथड। फ्यूरो मेथड का मतलब ये होता है कि हम आपके रूट जोन पे डायरेक्ट पानी ना दें, हम पानी ऐसा दे कि पानी आपका सोइल से परकुलेट होके आए, उसको हम बोलते हैं फ्यूरो इरिगेशन। जैसे क्या है कि यहां पे ऐसे हम फ्यूरो बनाते हैं, यहां पे आपके प्लांट को उगाएंगे और बीच में आपके पानी को दे देते हैं। दिख रहा है आप सभी को,
बीच में आपके पानी को दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्यूरो इरिगेशन। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब आप फील्ड में पानी देते हैं तो बहुत सारे इवेपोरेशन लॉसेस हो जाते हैं, उनको रोकने के लिए हम यहां पे फ्यूरो इरिगेशन को यूज करते हैं। जितने भी आपकी वेजिटेबल्स उगती हैं वो सब फ्यूरो इरिगेशन से ही उगती हैं, ये ध्यान रखेंगे। बात करते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन को हम ओवरहेड इरिगेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मेरे पास एक नेटवर्क होता है, इसके अंदर पाइप होगा और साथ में पंप होगा। हम पानी को स्प्रे करेंगे जहां पे हमको चाहिए। जब भी आपके सरफेस पे स्लोप हो वहां पे सबसे अच्छा होता है स्प्रिंकल इरिगेशन। और दूसरा जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि वाटर कितना आपके रूट जोन पे स्टोर्ड हुआ और कितना आपने अपने फील्ड में दिया, वो आपका 80% से ज्यादा होता है इन द केस ऑफ स्प्रिंकल इरिगेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को हम ट्रिकल इरिगेशन का नाम भी देते हैं। इसका नाम देते हैं ट्रिकल इरिगेशन का नाम भी देते हैं। इसमें क्या होगा, जो पानी होगा, फर्टिलाइजर होगा, वो सीधा हम आपके रूट जोन पे डाल देते हैं, सीधा आपके डायरेक्टली रूट जोन पे डाल देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन। ये सबसे बेस्ट होता है क्रॉप के लिए और चार्ट के लिए। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप पानी फील्ड में डालते हैं तो बहुत सारे इवेपोरेशन लॉसेस हो जाते हैं। उन इवेपोरेशन लॉसेस को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा आपके प्लांट रूट पे डाल दो पानी को और साथ में कुछ फर्टिलाइजर भी डाल दो। उससे क्या होगा, जो ग्रोथ होनी होगी आपके प्लांट रूट की या रूट प्लांट की, वो बढ़ जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रिकल इरिगेशन। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इरिगेशन आपका ट्रिकल इरिगेशन होता है, तो ड्रिप इरिगेशन को ही हम ट्रिकल इरिगेशन का नाम देते हैं। बात करेंगे स्प्रिंकल और ड्रिप, दोनों ही आपके पास क्या होते हैं, प्रेशराइज्ड इरिगेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पानी सीधा डाल दिया आपके फील्ड में, यहां पे हम प्रेशर के साथ पानी देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोइल मॉइस्चर प्लांट रिलेशनशिप। जब आपके पानी आपके सोइल को दिया जाता है तो सोइल के पोर्स के अंदर दो तरह का पानी होता है। एक को हम बोलते हैं कैपिलरी पानी, जो आपके स्मॉल पोर से पास होता है। दूसरा आपके पास होता है नॉन कैपिलरी पानी, जो आपके पास कैपिलराइज नहीं कर पाएगा, छोटे वोइड्स नहीं है, बड़े वोइड से पानी बह के निकल जाएगा। तो बेसिकली हम तीन तरह के पानी पे काम करते हैं। सबसे पहला पानी आपको जो दिख रहा है वो आपका होता है ग्रेविटी का पानी, दूसरा होता है कैपिलरी का पानी और तीसरा आपका होता है हाइग्रोस्कोपिक पानी। ग्रेविटेशनल पानी वो होता है जो ग्रेविटी की वजह से बह के निकल जाता है, वो उसके पानी को आपका प्लांट रूट यूज नहीं कर पाएगा। कैपिलरी पानी वो होता है जो सरफेस टेंशन की वजह से ग्रेविटी के पानी को रोक लेता है कि भैया नीचे मत जा, तो यहां पे रुक के रह थोड़ी देर, और वही पानी आपका प्लांट रूट यूज करता है। इसमें सबसे ऊपर होता है वो आपकी फिल्ड कैपेसिटी का पानी होता है, और सबसे जो नीचे होता है यहां पे आपका होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और इनके बीच की जो वैल्यू होती है उसी को हम अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट का नाम देते हैं। इसके बीच में हम एक लाइन, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और इनके बीच की जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। बेसिकली जो आपकी प्लांट रूट होती हैं वो आपकी इसके बीच में ऐसी होती हैं। हमेशा क्या करेंगे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे आके हम आपके प्लांट रूट को पानी नहीं देंगे, उससे पहले ही, क्योंकि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे आपका जो प्लांट है वो मर चुका होगा, तो उससे पहले आपके प्लांट को पानी देते हैं जिससे कि वो बचा रहे। ठीक है, तीसरा आपके पास होता है, इसको हम बोलते हैं आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो आपके एडजॉर्ब वाटर होता है, एटमॉस्फेयर से बहुत सारा मॉइस्चर आपका जो सॉइल है वो ले लेता है, और ये पानी किसी काम का नहीं है, ये पानी आपका किसी काम का नहीं है। जो पानी आपका काम का है वो कैपिलरी वाटर है। कैपिलरी वाटर सरफेस टेंशन की वजह से होता है, और यही पानी आपका जो प्लांट रूट है वो यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोइल मॉइस्चर टेंशन। सोइल मॉइस्चर टेंशन का मतलब क्या होता है? सोइल मॉइस्चर टेंशन मतलब ये होता है कि आपका जो सोइल है जो आप यूज कर रहे हैं वो उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो पानी को खींच सके, दैट इज कॉल्ड द सोइल टेंशन। इसी को हम सोइल टेंशन का नाम देते हैं, और ये आपके मॉइस्चर कंटेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतना मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा आपके सोइल के पास, उतनी आपके सरफेस टेंशन काफी कम होगा, क्योंकि उसे जोर नहीं लगाना पड़ रहा है पानी को खींचने के लिए। लेकिन जैसे पानी की क्या होगी, कमी होगी, तो क्या होगा, सोइल अपने पानी को खींचने की कोशिश करता है, एंड दैट इज कॉल्ड द सोइल मॉइस्चर टेंशन। एक होता है मेरे पास सोइल मॉइस्चर स्ट्रेस होती है। सोइल मॉइस्चर स्ट्रेस क्या होती है? जब आपका सोइल मॉइस्चर टेंशन तो लग रहा है और साथ में आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पे काम कर दिया। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या भला है? प्लांट रूट क्या करता है, पानी को खींचने की कोशिश करता है, तो वो आपका एक ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगा। यदि वो दोनों साथ में कंबाइन करके बोल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द सोइल मॉइस्चर स्ट्रेस। क्या बोलेंगे इसको हम सोइल मॉइस्चर स्ट्रेस बोलते हैं। अभी आपने देखा था फील्ड कैपेसिटी की बात चली थी ना, क्या होती है फील्ड कैपेसिटी? फील्ड कैपेसिटी मतलब ये होता है कि आपका जो प्लांट है
वो कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी ले सकता है, ठीक है, ड्यू टू द कैपिलरी, दैट इज कॉल्ड द फिल्ड कैपेसिटी। देखो लिखा हुआ भी है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच कैन बी हेल्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी का पानी तो यूज नहीं कर पाएंगे। ग्रेविटी, अपर लिमिट ऑफ कैपिलरी वाटर, सोइल मॉइस्चर टेंशन जो होता है, यहां पे बर्तन भांडे बज गए हैं, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है बीच बीच में। चलो देखो, यदि मैं बात करता हूं यहां पे फील्ड कैपेसिटी की, तो फील्ड कैपेसिटी में क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विच कैन बी हेल्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो पानी आपका बचा रहेगा। और यहां पे सोइल मॉइस्चर टेंशन की वैल्यू काफी कम होती है, 1/10 से लेके 1/3 के बीच में होती है। 1/10 जो हम यूज करते हैं वो सैंड के लिए, यहां पे कम होती है, क्ले के लिए ज्यादा होती है। आप देख भी रहे होंगे, जब आपके वॉइड्स के अंदर प्रॉपर पानी होगा, सफिशिएंट पानी होगा, तो सोइल मॉइस्चर टेंशन की वैल्यू कम होगी। और मैं बता भी चुका हूं कि सोइल मॉइस्चर टेंशन, जिसको हम SMT बोलते हैं, वो आपके मॉइस्चर कंटेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहां पे वैल्यू कम होती है। याद रखेंगे इस वैल्यू को, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मेरे पास क्या होती है, जैसे फील्ड कैपेसिटी आपकी अपर लिमिट थी मॉइस्चर कंटेंट की, जो आपकी लोअर लिमिट होती है वो आपका होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आपकी लोअर लिमिट होती है जहां पे आपका सोइल मॉइस्चर टेंशन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे आप देख भी रहे होंगे, दैट वैल्यू 7 to 32, ये 7 होता है आपके सैंड के केस में और 32 होता है आपके क्ले केस में, तो यहां पे बहुत ज्यादा। और जो यूनिट होती है वो होती है एटमॉस्फेरिक, जो हम टेंशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे वो एटमॉस्फेरिक की प्रेजेंस में क्रिएट करते हैं, तो ये 7 से 32 के बीच में होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो, फील्ड कैपेसिटी में से यदि आपने परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को माइनस कर दिया तो आपकी होती है कि कितना आपका अवेलेबल मॉइस्चर है। फील्ड कैपेसिटी अपर लिमिट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट लोअर लिमिट, उनके बीच का जो पानी है वही आपका होता है अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। एक होता है मेरे पास रेडियली मॉइस्चर कंटेंट, क्या होता है कि वो पानी की डेप्थ जहां पे आपके प्लांट रूट को बिना सरफेस टेंशन लगाए आराम से पानी मिल रहा है, आराम से जिंदगी मिल रही है, जैसे मेरे लेक्चर आराम से मिल जाते हैं, कोई टेंशन लेनी नहीं पड़ती आपको, दैट इज कॉल्ड द रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। ये क्या होता है आपके पास, जो आपका मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है उसका 75% होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर क्या होता है, अब देखो, अब आपके प्लांट रूट में पानी जो रहेगा वो आपका, ऐसा तो है नहीं कि पानी आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहीं पे ज्यादा होता है कहीं पे कम होता है। तो उस सारे के सारे पानी को हम एक डेप्थ में मान लेते हैं कि भैया इतने डेप्थ का पानी आपके प्लांट रूट में है, और ये कैपिटल डी आपके प्लांट रूट की रूट जोन डेप्थ है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, पानी अवेलेबल है जो आपका प्लांट यूज कर रहा है, और जो आपका कैपिटल डी है वो आपकी रूट जोन डेप्थ है। क्या है, रूट जोन डेप्थ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आई सभी को, चलो। तो फील्ड कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है जो हम यहां पे निकालते हैं कि वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितनी है, कि पानी को कितना स्टोर कर सकता है, वो गामा डी, ये क्या है मेरे पास, यूनिट वेट ऑफ, गामा डी मेरे पास क्या है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, गामा डब्ल्यू मेरे पास क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, इंटू डी मेरे पास क्या है, डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू फील्ड कैपेसिटी। ये मेरे पास क्या होगा, यही मेरे पास क्या होती है, टोटल आपके पास पानी स्टोर होता है। जो फील्ड कैपेसिटी होती है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं गामा डब्ल्यू बाई गामा डी इंटू एन, ये एन क्या मेरे पास पोरोसिटी है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है। और कितने पानी की कमी हमको होती है वो आपका डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे, कि जो आपके पास गामा डी बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू एफ सी माइनस के 5, इसी के पानी की हमें कमी पड़ती है और इसी को हम बार बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन वाटर क्वालिटी। अब देखो, पानी को जब आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि जैसे आप पानी पीने के लिए यूज करते हैं तो वहां भी डिफरेंट टाइप के वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं जो आपके पानी को अफेक्ट करते हैं। ऐसे क्या होता है, जब इरिगेशन का पानी होता है तो वहां भी बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जिनसे अफेक्ट होगा। सबसे पहला पार्ट होता है सेडिमेंट कंसंट्रेशन। अब पानी बह के आ रहा है तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके पानी के साथ बह के आ जाते हैं। अब यदि ये पानी आपके फाइन सेडिमेंट डिपॉजिट है जो सैंडी सोइल से होके आए हैं, तो आपकी सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, ज्यादा आपकी जो मिट्टी होगी वो ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। बात करेंगे यदि आपका जो सेडिमेंट है वो किसी इरोडेड एरिया से आ रहा है, इरोजन वाली सोइल है, तो आपकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पे कंप्रेसिबिलिटी काफी ज्यादा होगी और सोइल के अंदर बियरिंग कैपेसिटी काफी कम होगी, तो रूट जोन डेप्थ पे पानी खींच नहीं पाएगी। बात करेंगे टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट। अब देखो क्या होता है, पानी जब आता है तो उसके साथ बहुत सारे सोल्ट भी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे आपके कैल्शियम के सोल्ट, मैग्नीशियम के, सोडियम के और आपके पोटेशियम के, ये सब आपके इंजीरियस होते हैं। क्यों,
जो आपका ऑस्मोटिक एक्टिविटी होती है ना, जिससे आपका जो प्लांट रूट है वो पानी को खींचता है, जैसे ही आपके पास सोल्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर की जो कंसंट्रेशन है इसको काफी कम कर देता है। कम कर देता है तो हम बोल देते हैं कि जो सोल्ट कंसंट्रेशन है यदि वो 700 ppm, ppm मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड द पार्ट पर मिलियन, और यही आपके मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है। ये आपका मिलीग्राम पर लीटर दोनों बराबर ही होती हैं, तो हार्मफुल टू द सम प्लांट के लिए यदि कंसंट्रेशन आपका 700 से ज्यादा है तो सम प्लांट के लिए खतरा होगा, लेकिन जैसे ही वैल्यू ये 2000 से ऊपर हो जाती है तो सभी प्लांट के लिए खतरा है, तो फिर हम पानी को यूज नहीं करेंगे। कई बार हम बोल देते हैं कि यदि आपके पास 250 से 750, हम एक पढ़ेंगे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उससे भी हम आपकी सॉल्ट कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब करते हैं, डिसॉल्व्ड सॉल्ट को डिस्क्राइब करते हैं। तो यदि वैल्यू आपकी 250 से 750 के बीच में होगी तो इसको हम बोलते हैं मीडियम सलाइन वाटर, और यदि ये वैल्यू आपकी 750 से 2250 के बीच में होगी तो इसको हम बोलते हैं हाई सलाइन वाटर, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट, अब देखो क्या होता है, जब भी हमें चेक करना हो, मान लो क्या है कि ऑल सॉल्ट की कंपैरिजन में जो आपका सोडियम का सॉल्ट है वो ज्यादा क्वांटिटी में पाया गया, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो पे काम करते हैं। ये बोलता है कि जो सोडियम है जिससे आपके पानी के अंदर सूडो हार्डनेस भी हो जाती है, डिवाइडेड बाय जो आपके मल्टीवैलेंट कैटायंस हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाय 2, वो कितना है। इसलिए क्या होता है, इसलिए हम एक टेबल बनाते हैं, यदि आपके सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू 0 से 10 के बीच में है तो हम उसको लो सोडियम वाटर बोलते हैं, 10 से 18 तो आपका मीडियम, 18 to 26 हाई, और 26 से ज्यादा होगा तो फिर हम उसको वेरी सोडियम वाटर, यहां पे इसको हम S1 S2 S3 का नाम देते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि थोड़ा एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू बताओ, यदि 28-26 है तो बताओ कैसा पानी होगा, ठीक है। अब बात करेंगे, कुछ आपके पानी के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट भी पाए जाते हैं, जैसे बोरॉन। बोरॉन के अंदर क्या होता है, यदि आपके पानी के अंदर बोरॉन पाया गया तो क्या करता है, ये आपके जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट की उसको बढ़ा देता है, और ये आपके सोप में पाया जाता है। मान लो क्या है कि सोप का जो पानी है वो आपके ग्राउंड पे चला गया तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर की जो कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है उसको कम कर देगा, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू को कभी भी 0.3 ppm से ज्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप एंड कैनाल इरिगेशन, कि वाटर की जो रिक्वायरमेंट है क्रॉप के लिए वो कौन से होती है। यहां पे आपको बहुत सारे टर्म्स आएंगे नए नए, वो सीखने पड़ेंगे। आप कहीं ना कहीं पढ़ के आए हैं पहले, मैं ये सोच के आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं भी पढ़ के आए हैं तो आपको समझने पड़ेंगे कि जो ये पॉइंट्स हैं कौन कौन से हैं। जैसे हम बात करेंगे क्रॉप पीरियड की, क्रॉप पीरियड कौन सा होता है कि टाइम बिटवीन सोइंग ऑफ क्रॉप एंड इट्स हार्वेस्टिंग, जब आपने अपने बीज को बोया और जब आपने उसको काटा, उसके बीच के पीरियड को हम क्रॉप पीरियड बोलते हैं। बेस पीरियड क्या होता है, जब आपने फर्स्ट वाटरिंग की होगी, जब आपने प्री सोइंग किया होगा, बीज बोने से पहले आपने अपने ग्राउंड को पानी दिया होगा, और हार्वेस्टिंग से पहले आपने अपने ग्राउंड को पानी दिया होगा, तो वो जो पीरियड होता है उसको हम बेस पीरियड बोलते हैं। बेसिकली जो बेस पीरियड होता है वो क्रॉप पीरियड से बड़ा होता है, लेकिन हम दोनों को सेम मान के ही काम करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पे कुछ वर्ड होते हैं ड्यूटी और डेल्टा। देखो, यदि मुझे 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज मिले और एक पर्टिकुलर बेस पीरियड मिले कि भैया इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, तो यदि मुझे 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज और इतना बेस पीरियड मिले, उससे मैंने कितना एरिया इरिगेट किया, दैट इज कॉल्ड द ड्यूटी। और ड्यूटी की यूनिट क्या होती है, वो आपकी होती है हेक्टेयर पर क्यूबिक, हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो लिखा हुआ भी है एरिया ऑफ लैंड इन द हेक्टेयर which can be irrigated if a 1 meter cube per second of water is supplied continuously to a land for an entire base period of crop। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ड्यूटी का नाम देते हैं। अब बात करेंगे डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या होता है, जितने पर्टिकुलर बेस पीरियड पे आपने कितनी डेप्थ का पानी दिया वही आपका डेल्टा है। मान लो क्या है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज दे रहे हैं, लेकिन कितने टाइम तक दे रहे हैं, वो टाइम की वजह से आपके पानी की डेप्थ क्या बनी, दैट इज कॉल्ड द बेस पीरियड। इसको हम मीटर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ड्यूटी इंटू डेल्टा आपका जो होता है वो 8.64 इंटू बी के बराबर होता है। ये 8.64 इसलिए आया क्योंकि हम यहां जो कैलकुलेट करते हैं वो आपका बी बेस पीरियड जो है वो डेज में कैलकुलेट करते हैं, और ड्यूटी आपको पता ही है हेक्टेयर पर क्यूबिक में, और डेल्टा जो है वो आपका मीटर में है। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखो क्या होता है, यदि आपके पानी के, देखो क्या लिखा हुआ है, पहला लाइन पढ़ो, दिख रहा है आप सभी को, या कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ठीक है।
क्रॉप विच रिक्वायर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर हैव अ लोअर ड्यूटी। जब आपके पानी को ज्यादा क्वांटिटी की पानी की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आपकी ड्यूटी कम होगी। क्यों? क्योंकि ड्यूटी की यूनिट क्या होती है? ए बाई क्यू। यदि आपका क्यू बढ़ेगा तो ड्यूटी भैया आपकी घट जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। जब आपको ज्यादा क्वांटिटी का पानी रिक्वायरमेंट हो तो आपकी जो ड्यूटी होती है वो घट जाती है। मान लो कल को रेनफॉल हो जाए, तो रेनफॉल हो जाएगा तो क्या होगा? आपको पानी कम देना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारा पानी आपके रेनफॉल से आ गया, तो ड्यूटी क्या हो गई? बढ़ गई वहां पे। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ड्यूटी कब बढ़ती है, कब आपकी घटती है। और आपको पता है, जब आप पानी मेन कैनाल से देते हैं और फील्ड पे जाते हैं तो फील्ड पे ड्यूटी सबसे ज्यादा होती है, और जब आप कैनाल में जाते हैं तो वहां पे ड्यूटी सबसे कम होती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब पानी दे रहे हैं तो हम डिफरेंट टाइप के एरिया पे काम करते हैं। बोलते हैं ग्रोस कमांड एरिया। वो ऐसा एरिया है जहां पे आप इरिगेशन कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, और आपने पूरा एरिया इरिगेट कर दिया, तो क्या आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी का पानी है। दैट इज कॉल्ड द जीसीए, जिसको हम बोलते हैं ग्रोस कमांड एरिया। एक होता है मेरे पास सीसीए, जिसको बोलते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया। वो एरिया होता है जहां पे आपने पानी को इरिगेट किया और वो आपका इरिगेशन कर रहे हैं, आप वहां पे आपने क्रॉप को बोया है। दैट इज कॉल्ड द सीसीए। एक होता है मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, मतलब आपके पास जितना एरिया था कल्चरेबल, उसमें से कितने पार्ट में आपने पानी को दिया, वही क्या होता है? वही आपके पास होगा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि रबी में आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है वो 50% है और खरीफ में 60% है, टोटल कितनी होगी? टोटल आपकी 100 से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम इन दोनों का समेशन की बात करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मतलब ये नहीं है कि परसेंटेज में आपका 100 से कम होगा या ज्यादा होगा, ये 100 से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं कि आपने कितने एरिया पे पानी को इरिगेट किया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब क्या होता है, कोर की बात होती है। जब भी कोर की बात आए ना तो समझ जाना कि जब हम सबसे पहले, जब आपका जो प्लांट था वो बहुत टाइनी प्लांट था, बहुत छोटा सा प्लांट था, और उस टाइम पे आपने अपने पानी दिया प्लांट को, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कोर का नाम देते हैं। कोर वाटरिंग, पहला पानी। कोर डेप्थ, पहली डेप्थ। कोर पीरियड, पहला पीरियड जब आपका प्लांट बहुत छोटा था, ठीक है। अब क्या होता है, एक होता है आउटलेट फैक्टर। आउटलेट फैक्टर कुछ नहीं होता है, जब आपका पानी फील्ड में जाने से पहले किसी आउटलेट से बाहर निकलेगा, आउटलेट से पानी आपके फील्ड में जाएगा ना, तो जब आउटलेट पे आप ड्यूटी को कैलकुलेट करते हैं, वही आपकी आउटलेट फैक्टर का नाम होता है। क्या होता है? वही आपका आउटलेट फैक्टर का नाम होता है। फिर हम बात करते हैं कैपेसिटी फैक्टर की। कैपेसिटी फैक्टर मतलब ये होता है कि भैया कितना आपका डिजाइन डिस्चार्ज है। मान लो क्या है कि आपने फील्ड से पानी को निकाला और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके रेशियो को हम कैपेसिटी फैक्टर का नाम देते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, कि मीन सप्लाई ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैनाल, जो आपने मीन सप्लाई की डिस्चार्ज की जो रिक्वायरमेंट है, और कितना आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज की कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम फैक्टर की। टाइम फैक्टर मतलब ये है कि आपका जो कैनाल है वो एक्चुअली कितने दिन चला और कितने दिन मैक्सिमम चलना चाहिए था, ठीक है। तो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ डेज कैनाल हैज एक्चुअली रन, टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ वाटरिंग द पीरियड, ठीक है। इन दोनों को हम आपके टाइम फैक्टर बोलते हैं। तो इनसे हम आपकी कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। जब हम डिजाइन डिस्चार्ज निकालते हैं तो ये दोनों आपके कैपेसिटी फैक्टर और टाइम फैक्टर पे डिपेंड करता है कि भाई कितने दिन पानी चला और कितना डिस्चार्ज था। तो ये इस बात को ध्यान रखिए कि टाइम फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। अब मैं आपको कई बार बोल रहा हूं कि सर कि एप्लीकेशन एफिशिएंसीज, तो पहले आपको एफिशिएंसीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप की एफिशिएंसी होती है। तो पहले हम बात करेंगे वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी। ध्यान रखेंगे, इसको आप एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा क्लियरिटी है, आपके लिए ज्यादा क्लियरिटी है। यदि मैं बात करूं वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी की बात करता हूं, मैं इसकी बात करता हूं, वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी की बात करता हूं कि वाटर जो है वो आपके फील्ड में कितना डिलीवर हुआ और कितना आपका जो पानी है वो कैनाल से निकला। दैट इज कॉल्ड द वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी। इसको हम ईटा सी से डिनोट करते हैं। फिर दूसरा होता है आपके पास वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ये होती है कि आपका जो पानी है वो फील्ड में कितना था और कितना आपकी रूट जोन में गया, कितना पानी आपके रूट जोन में गया, दैट इज कॉल्ड द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम आपके WF की बात करते हैं तो इसमें आपके रन ऑफ के लॉसेस और डीप पर्कुलेशन के लॉसेस, जिनको हम DF बोलते हैं, इन दोनों को इंक्लूड किया जाता है। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भैया जब आप एप्लीकेशन एफिशिएंसी पे काम करते हैं तो कौन कौन से लॉसेस को टेकन इनटू अकाउंट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे रन ऑफ के और डीप पर्कुलेशन के लॉसेस को यहां पे टेकन इनटू अकाउंट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज एफिशिएंसी। यूज एफिशिएंसी मतलब ये होता है कि आपने अपने फील्ड में कितना पानी दिया
और कितना पानी आपका बेनिफिशियली यूज हुआ, उसी को हम बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी। मतलब अब मान लो आपके प्लांट रूट में बहुत सारा सोल्ट था और आपने प्लांट रूट पे पानी दे दिया। अब सोल्ट तो पानी को खींचने नहीं देगा, तो हमें कुछ पानी वो चाहिए जो उस सोल्ट को पानी के साथ घोल सके और ग्राउंड से मिला सके। तो हम बोलते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि कितना पानी सोल्ट को हटाने के लिए चाहिए। तो यदि आप बेनिफिशियली यूज कर रहे हैं मतलब आप लीचिंग रिक्वायरमेंट पे भी काम कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड द वाटर यूज एफिशिएंसी। अब बात करेंगे स्टोरेज की। आपका रूट जोन में कितना गया और कितना आपको एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी तक जाने के लिए पानी चाहिए। मैंने बोला कि भाई एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या थी कि पानी कितना आपने फील्ड में दिया और कितना आपके रूट जोन में गया। अब मैं फील्ड की जगह ये बोलूं कि मैक्सिमम कैपिलरी कितना हो सकता है, वो क्या हो गई, वो आपकी फील्ड कैपेसिटी हो गई, और कितना आपके रूट जोन के अंदर गया। इनके रेशियो को हम बोलते हैं वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, क्योंकि यही आपका जो प्लांट है वो यूज करेगा। फिर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की। जब हम आपके डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की बात करते हैं तो देखो क्या होता है, पानी की जो डेप्थ होती है ना वो पूरे एरिया में सेम नहीं रहेगी, वो आपकी डेविएट करेगी, वेरिएशन करेगी। तो हम बोलेंगे कि जो डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड है रूट जोन में वो क्या है और उसका एब्सोल्यूट डेविएशन क्या है उसके मीन वैल्यू से, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ये ध्यान रखेंगे। बात करेंगे होता है मेरे पास कंसेप्टिव यूज एफिशिएंसी। कंसेप्टिव यूज क्या होता है, आप पानी को अपने फील्ड में दे रहे हैं, साथ में इवेपोर ट्रांसपिरेशन की नीड को भी फुलफिल कर रहे हैं। इवेपोर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जहां पे आपने प्लांट बोया उसके चारों तरफ जो सोइल है उसमें से पानी आपका इवेपोरेट होता है, साथ में जो आपने प्लांट बोया उसकी लीव से भी पानी बहुत सारा इवेपोरेट होता है, उसी को हम ट्रांसपिरेशन का नाम बोलते हैं। और उन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है उसको साथ में बोलते हैं और उसके लिए हम लाइसीमीटर यूज करते हैं और उसी को हम इवेपोर ट्रांसपिरेशन की नीड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू नॉर्मल कंसेप्टिव यूज ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नेट अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीट हुआ। इस पे हम काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इरिगेशन रिक्वायरमेंट की। डिफरेंट टाइप की हम इरिगेशन रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं। एक को हम बोलते हैं कंसेप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जो आपकी इवेपोर ट्रांसपिरेशन की नीड होगी। यदि आप उसमें से रेनफॉल को माइनस कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड द CIR। ये क्या है, मेरे पास इवेपोर ट्रांसपिरेशन की नीड है, उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो वही आपकी कंसेप्टिव यूज रिक्वायरमेंट है। यदि रेनफॉल हुआ तो रेनफॉल होगा तो लीव्स में से पानी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो माइनस करो रेनफॉल को। फिर हम बात करेंगे नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट की। तो जो आपकी नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, जो आपने ये निकाली वो, साथ में जो आपके पास लीचिंग रिक्वायरमेंट है वो भी लो, प्री सोइंग रिक्वायरमेंट लो, और जो आपके नेट लॉसेस होंगे उनको भी साथ में लो। मतलब क्या है, जो डिफरेंट टाइप के लॉसेस हैं उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, और उसी को हम नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बोलते हैं, जिसमें इन सभी के लॉसेस को भी आप साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट की। जो आपने नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकाला, यदि आप उसको एप्लीकेशन एफिशिएंसी से डिवाइड देंगे, किससे, एप्लीकेशन एफिशिएंसी से डिवाइड देंगे, जिसमें आपके रन ऑफ लॉसेस और डीप पर्कुलेशन के लॉसेस को भी साथ में लिया गया है, तो उसको हम फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है। जो आपकी फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, यदि आप उसको ईटा सी से डिवाइड दे रहे हैं तो यहां पे आपकी ग्रोस आ जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आप कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सी इरिगेशन रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी होती है और कौन सी सबसे छोटी होती है, उनका सीक्वेंस क्या है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये आपको बताना है आपके कमेंट सेक्शन में। साथ में दो तरह की नीड होती है, को बोलते हैं पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन नीड, एक को बोलते हैं एक्चुअल इवेपोर ट्रांसपिरेशन नीड। पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचने में आपके पानी को कितनी इवेपोर ट्रांसपिरेशन की नीड है, दैट इज कॉल्ड द PET। और AET क्या होती है, जो एक्चुअल है, जितना आपका इवेपोर ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो एक्चुअल कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द AET बाय PET। और ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर होती है इन द केस ऑफ क्ले, वरना ये वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होती है। इसलिए ग्राफ जो जाता है वो कभी ऐसे जाता है कभी ऐसे जाता है। तो AET बाय PET आपका 1 से कम भी होता है इन द केस ऑफ सैंड, और ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर होती है इन द केस ऑफ क्ले। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार आपको इवेपोर ट्रांसपिरेशन को निकालना पड़ेगा, अब कई बार आपको इवेपोरेशन में निकालना पड़ेगा। तो इवेपोरेशन को निकालने के लिए हम एक इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करते हैं, इसका नाम होता है ब्लेनी-क्रिडल फॉर्मूला। ब्लेनी-क्रिडल फॉर्मूला का फॉर्मूला ये होता है जहां से हम आपके CU कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है मेरे पास, ये आपका कंसेप्टिव यूज है। कंसेप्टिव यूज क्या होता है, जो आपकी इवेपोर ट्रांसपिरेशन को चेक करे। तो बेसिकली आपके इवेपोर ट्रांसपिरेशन को चेक करता है। फॉर्मूला होता है K × P,
और ब्रैकेट में 1.8 टी प्लस 32/40, जहां पर जो टी है वो आपका मंथली मीन टेम्परेचर है या डे टाइम है जहां पे आपका इवेपोरेशन होगा। सेकंड, के क्या है मेरे पास, के मेरा क्रो फैक्टर है, और जो पी है वो मेरा है मंथली परसेंटेज एनुअल डे ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है, डे लाइट आवर कितना है, और यहां से हम आपके कंसेप्टिव यूज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये थी आपकी आज की क्लास। ज्ञान 2 का पहला पार्ट ये था, और मैं ये पूरा 365 सीरीज लेके आने वाला हूं। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं आप, नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्लास ऐसी चलेंगी क्योंकि बहुत से बच्चे को टाइम नहीं मिलता है और मेरे पास खुद भी टाइम नहीं है। तो रिकॉर्डेड क्लास में ये होता है कि बकवास नहीं होती है क्लास के अंदर, जो बेसिकली लाइव क्लास के अंदर होती है, और आप भी खूब बकवास करते हैं और हम भी खूब बकवास सुनते हैं और करते भी हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं बोलूँ तो सिर्फ मैं बोलूँ। ठीक है, और ना तो आपके पास टाइम है इतना, ना मेरे पास टाइम है बकवास सुनने का। एक दिन निकालेंगे संडे को, आराम से बकवास करेंगे। ठीक है, और साथ में जो बच्चे अजित भाई सर के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका नया बैच आ चुका है। ठीक है, 1 मार्च से उनका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी लाइव बैच चलेगा। तो आप जाके everexam.org की वेबसाइट या प्ले स्टोर से एवरएग्जाम को डाउनलोड करके वहां से उसको परचेस कर सकते हैं। आपको कुछ याद नहीं होती है, आपको कैलेंडर याद नहीं होते हैं, आपको बहुत सारी तारीखें याद नहीं होती हैं, वो सब आप उन 5, 6, 10 क्लास जो करवाते हैं उनमें सीख सकते हैं। तो जो अजित सर की क्लास जो ले चुके हैं पहले, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो आपकी 1 माह से स्टार्ट हो रहा है। और ये सीरीज आपको कैसी लगी ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। कल मैं आपको फिर मिलूंगा #2 के साथ, या फिर मैं कुछ ऐसी नई सीरीज बनाना चाहता हूं जिसमें जो चीजों आपको एग्जाम में दिक्कत करती है आप उन पे सीधा यहां पे जाके घुसा मारो कि यार यहां पे दिक्कत थी और यहां पे मेरी चीजें क्लियर हो गई। मैं उन पे काम करना चाहता हूं, तो इनको हम स्टार्ट करेंगे। और जल्दी जैसे आपका एग्जाम पास में आएगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम ढंग से कराएंगे। अभी ऐसे चलने दो जैसे चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।